हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर एल के तिवारी, सहायक प्राध्यापक राजनीति विज्ञान। आज राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक समझौते का सिद्धांत पे चर्चा करने जा रहा हूँ। इसके पहले राज्य की उत्पत्ति के दैवी सिद्धांत के बारे में हमने चर्चा किया, जिसके अंतर्गत पाया कि राजा जो है देवता के दूत हैं और राज्य की जैसी संस्था की उत्पत्ति किसी देवता ने किया है। उसी तरह से शक्ति सिद्धांत दूसरा जो था, उसके अंतर्गत हमने यह देखा कि राज्य जैसी संस्था की उत्पत्ति किसी शक्तिशाली योद्धा ने किया था। लेकिन इन दोनों विचारों का खंडन करते हुए राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक समझौते सिद्धांत के जो समर्थक हैं वो बताते हैं कि राज्य जैसी संस्था का जो है निर्माण किसी देवता ने नहीं किया, बल्कि यह एक सामाजिक समझौते का परिणाम है। इसी पे हम आज चर्चा करने जा रहा हूँ। सबसे पहले राज्य की उत्पत्ति के जो दैवी सिद्धांत हैं उसमें से, जैसा कि हम पहले चर्चा किए कि राज्य न तो ईश्वरीय रचना है न स्वाभाविक संस्था है, बल्कि यह एक कृत्रिम संस्था है जिसका जन्म व्यक्ति के पारस्परिक समझौते के फलस्वरूप हुआ। प्राकृतिक या अराजकता की स्थिति से तंग आकर व्यक्तियों ने जानबूझकर, सोच समझकर और ऐच्छिक रूप से राज्य जैसी संस्था की स्थापना किया है। उसी तरह से यह सिद्धांत जो है सामाजिक समझौते का जो सिद्धांत है, या इसको सामाजिक संविदा का सिद्धांत कहते हैं, या 17वीं और 18वीं शताब्दी में राजनीतिक विचारधारा के रूप में जो है इसकी प्रधानता रही है। तो राज्य की उत्पत्ति के जो सामाजिक समझौते का सिद्धांत है, इस पे हम और आगे चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहले राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक समझौते का जो दर्शन है वह पूर्व और पश्चिम दोनों देशों, दोनों क्षेत्र के विद्वानों के बीच मिलता है। पूर्व मतलब भारत के, और पश्चिम यानी यूरोपीय देशों के विद्वानों के द्वारा जो है इसके बातें, इनके विचारों में देखने को मिलता है। हम महाभारत में भी देखते हैं, शांति पर्व में जो है इस चीज़ की चर्चा मिलती है कि अराजकता की स्थिति जब थी तो उससे तंग आकर जो है मनुष्य ने समझौते के द्वारा राजा को चुना। उसी तरह से आचार्य कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी जो है प्रजा ने राजा को चुना, यानी राजा ने प्रजा की सुरक्षा का वचन दिया, यानी ये भी एक समझौते का परिणाम है जो है कौटिल्य यहाँ पे आप देख रहे हैं। उसी तरह से वाल्मीकि के रामायण और बौद्ध के त्रिपिटक में जो है यह जो है सामाजिक समझौते के सिद्धांत का उल्लेख हमें मिलता है। उस तरह से देखें पश्चिमी देशों में जो है यूनान में जो है सोफिस्ट ने जो है इस विचार का समर्थन किया है और राज्य को एक कृत्रिम संस्था बताया है, यानी यह राज्य जैसी संस्था यानी समझौते का प्रतिफल कहा है। उसी तरह से इपिक्यूरियन ने जो है और रोमन विचारकों ने भी जो है राज्य का जो है जो समझौतेवादी विचार का समर्थन किया है। रोमन विचारकों ने बताया है कि जनता राज्य सत्ता का अंतिम स्रोत है। इसी तरह से मध्य युग में भी जो है काफ़ी ये विचार रहा है। मैनगोल्ड, थॉमस एक्विनास आदि ने जो है यानी इस विचारधारा का सामाजिक समझौते के सिद्धांत का समर्थन किया है। 16वीं, 17वीं, 18वीं शताब्दी में यह सिद्धांत काफ़ी लोकप्रिय रहा है। उसमें से रिचर्ड हुकर ने जो है सर्वप्रथम वैज्ञानिक रूप से समझौते की तर्कपूर्ण व्याख्या किया है। वहीं ग्रोसियस ने जो है यहाँ पे पुफेनडोर्फ और स्पिनोजा ने जो है इस तरह के सिद्धांतों का पोषण किया। कांट, वर्क आदि ये जो विद्वान हैं इन्होंने भी सामाजिक समझौते के सिद्धांत की झलक इनके विचारों में देखने को मिलता है। उसी तरह से जॉर्ज कुशनान जो है, अल्थुसियस जो है, सुआरेज आदि विद्वानों के विचारों में भी जो है यह सिद्धांत की झलक मिलता है। लेकिन सबसे जो वैज्ञानिक रूप से जो विचार हैं वह जो है उसका प्रतिपादन जो है सामाजिक समझौते का जो सिद्धांत का किया है वह हॉब्स, लॉक और रूसो का नाम है, इसलिए इसको समाजवादी समझौतेवादी विचारक के रूप में इसे जाना जाता है। तो हम यहाँ पे उन्हीं के बारे में हम चर्चा करेंगे। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ आपको थॉमस
हॉब्स जो इंग्लैंड का निवासी था, उन्होंने 1651 में लेवियाथन नामक जो है पुस्तक में सामाजिक समझौते के सिद्धांत का वर्णन किया है। वहीं लॉक ने जो है यानी 1690 में उसकी पुस्तक प्रकाशित हुई, टू ट्रिटीज ऑन गवर्नमेंट। ये जो है इस पुस्तक में उन्होंने सामाजिक समझौते के सिद्धांत का वर्णन किया है। वहीं रूसो जो फ्रांस के थे, उन्होंने सामाजिक समझौते के सिद्धांत 1762 में प्रकाशित उनकी पुस्तक है सामाजिक समझौता नाम की ही पुस्तक है, दी सोशल कॉन्ट्रैक्ट नाम की पुस्तक है। उस पुस्तक में उन्होंने वर्णन किया है। यहाँ हम उनसे परिचित हो जाएं कि ये जो है रूसो ने किया है। ये हॉब्स और लॉक और रूसो की जो है यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये सारे हॉब्स हैं, लॉक हैं, रूसो हैं, उनकी यहाँ पे जो है विचार हम आगे और चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि हॉब्स, लॉक, रूसो तीनों विचारक इस बात से सहमत हैं कि राज्य की उत्पत्ति समझौते द्वारा हुई है, लेकिन जो है मानव स्वभाव, प्राकृतिक अवस्था, समझौते का कारण, समझौते का स्वरूप, राजसत्ता का स्वरूप, समझौते का अस्तित्व आदि के संबंध में जो है ये विद्वान एक मत नहीं है। किस बात पे एक मत हैं कि राज्य जैसी संस्था की उत्पत्ति जो है समझौते का परिणाम है, लेकिन इन सब बातों पर सभी में अंतर है। तो यहाँ पे तीनों विचारकों के जो है किन किन बातों पे, इन सब बातों में क्या अंतर है, क्या समानता है, उसकी यहाँ पे हम चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहले हॉब्स का करेंगे। हॉब्स का जो मानव स्वभाव था, वह हॉब्स मानता है कि प्राकृतिक अवस्था में मानव स्वार्थी, अहंकारी और झगड़ालू प्रवृत्ति के थे। वहीं जो है हम जो लॉक का देखें तो लॉक का जो है मानव स्वभाव, लॉक कहता है कि प्रारंभिक प्राकृतिक अवस्था में मानव अच्छा था, विवेकशील प्राणी था, उसमें प्रेम, सहिष्णुता, दया और सहयोग की भावना जो है मानव में थी। उसी तरह से रूसो का जो विचार था, उसने मानव स्वभाव के बारे में वह कहता है कि मानव स्वभाव का अच्छा होता है और उसमें दया और परोपकार की भावना थी। तो यानी रूसो का जो मानव स्वभाव है वह लॉक के करीब है। इसी से आगे हम जब देखेंगे कि एक प्रश्न आता है कि रूसो ने जो है लॉक से शुरू किया और हॉब्स पे समाप्त किया है। तो इस तरह की बात इन्हीं से दिखता है कि मानव स्वभाव के बारे में लगभग रूसो और और लॉक का जो है विचार जो है यहाँ पे थोड़ा सा मेल खाता हुआ दिखाई देता है। अगला हम देखें प्राकृतिक अवस्था के संबंध में। हॉब्स का कहना है कि प्राकृतिक अवस्था में मानव के जीवन पर किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं था। मानव का जीवन एकाकी, पाशविक और क्षणिक था। उसी तरह से जो लॉक लेकिन कहता है कि प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य क्या था, सुख और शांति का जीवन व्यतीत कर रहा था। मनुष्यों को अपनी जीवन की स्वतंत्रता थी और संपत्ति का अधिकार था। तो ये सब जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति का अधिकार जो है प्राकृतिक अवस्था में लॉक बताता है। वहीं जो है रूसो का जो कहना है कि प्राकृतिक अवस्था श्रेष्ठ थी, मनुष्य की इच्छाएं एवं आवश्यकताएं सीमित थी, वह अपने आप में पूर्ण संतुष्ट था, मानव का जीवन सरल, शांत और सुखमय था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इन तीनों विद्वानों ने जो है प्राकृतिक अवस्था का जो है चर्चा किया है। तो फिर प्राकृतिक अवस्था से अब प्रश्न उठता है कि समझौता क्यों किया उस मनुष्य ने। तो समझौता के बारे में जो है हॉब्स ने जो है यहाँ पे अपना विचार जो दे रहा है वह है कि अराजकता की स्थिति से मुक्ति पाने और संपत्ति की रक्षा के लिए व्यक्ति ने मिलकर एक समझौता किया। तो ये है समझौते का कारण हॉब्स के अनुसार। लॉक क्या कहता है देखें। लॉक कहता है कि सर्वमान्य नियमों का अभाव, नियमों की व्याख्या करने और उन्हें इनको लागू करने वाली सत्ता का ये अभाव आदि के कारण जो है व्यक्ति अंत में आकर समझौता किया, राज्य जैसी संस्था का निर्माण किया। रूसो कहता है कि कृषि का आविष्कार होने पर व्यक्तिगत संपत्ति के कारण प्राकृतिक अवस्था का जो आदर्श रूप था वह नष्ट हो गया। युद्ध और संघर्ष और विनाश का वातावरण से मुक्ति के लिए समझौता किया। यानी जो प्राकृतिक अवस्था जो शांतिपूर्ण था, अच्छा था, लेकिन संपत्ति के जन्म होते ही युद्ध, संघर्ष और विनाश जैसी प्रवृत्ति आई और उससे बचने के लिए जो है जनता ने जो है एक सुपर शक्ति यानी समझौता किया। तो ये तीनों के जो विचार है कि
समझौता करके राज्य जैसी संस्था का जो है निर्माण किया होगा। समझौता का क्या कारण है, अब समझौता का स्वरूप क्या होगा, उस पर हम देखते हैं। हॉब्स कहता है कि समझौते में व्यक्ति ने अपनी प्राकृतिक अवस्था को छोड़कर एक शासक की सत्ता के अधीन रहना स्वीकार किया और यह समझौता व्यक्ति के मध्य हुआ। शासक इस समझौते का पक्षकार नहीं था। यहाँ पे ध्यान रखना है कि शासक जो है उस समझौते का पक्षकार नहीं है, मतलब व्यक्तियों ने आपस में समझौता करके एक सर्वोच्च सत्ता जो है को स्थापित किया, संप्रभु को स्थापित किया और उसके आदेश के में नियंत्रण में रहना स्वीकार किया। वहीं लॉक का जो विचार है वह कहता है कि समझौता दो प्रकार के हुए। पहला समझौता व्यक्ति ने समझौता करके समाज का निर्माण किया और दूसरा समझौते के द्वारा शासकों की मर्यादा को तय की गई। तो सबसे पहले व्यक्ति समझौता किए होंगे और इसके बाद जो है उससे समाज का निर्माण हुआ, फिर उसने जो है जो शासक के बीच जो है जो समझौता किया। वहीं जो है रूसो का जो कहना है कि समझौते में सभी व्यक्तियों ने अपनी समस्त अधिकारों का समर्पण क्या कर दिया, विशेष व्यक्ति को नहीं वरन समाज को कर दिया गया और फलस्वरूप संपूर्ण समाज की जो है समान इच्छा उत्पन्न हुई और सभी व्यक्ति उसके अधीन हो गए, यानी सभी व्यक्ति इस समान इच्छा के अधीन हो गए। तो इस तरह से रूसो की बात जो है कुछ अलग लॉक या हॉब्स के बातों से देखने को मिलता है। एक समझौते का जो स्वरूप है उसके बारे में यहाँ चर्चा किया गया। अब जो है हम यहाँ पे देखेंगे कि समझौते का जो स्वरूप था वो ये था। अब समझौता जो है राज सत्ता का स्वरूप क्या होगा, वहाँ समझौते का स्वरूप था, यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि राज सत्ता का स्वरूप क्या होगा। तो इसमें से था कि हॉब्स का जो राजा था या संप्रभुता थे वो निरंकुश स्वेच्छाचारी शासक बना और उसके पास सारी शक्ति केंद्रित हो गई, यानी ये जो है हॉब्स का विचार था। वहीं लॉक का कहना है कि सत्ता जो है सीमित हो गया, यानी शासक के पास सीमित सत्ता थी और वह कानूनी सत्ता थी, वैधानिक सत्ता थी। सरकार का अस्तित्व तथा का रूप जो है जनता की इच्छा पर निर्भर करता था। अगर जनता की इच्छा पे सरकार का जो है अस्तित्व था। वहीं जो है रूसो का कहना है कि राज्य सत्ता का निवास किसी एक व्यक्ति में नहीं बल्कि संपूर्ण समाज में है। अतः रूसो के समझौते द्वारा लोकतांत्रिक समाज की स्थापना हुई है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि सामाजिक समझौते के सिद्धांत के तीनों विचारक के जो विचार थे उसको हमने देखा कि इन बिंदुओं पर अलग और समानता देखने को मिली। तो लेकिन फिर भी जो है तीनों विचारक जो थे हॉब्स, लॉक, रूसो, तीनों का जो है एक कहना यही है कि राज्य जैसी संस्था का जो निर्माण है वह समझौते का परिणाम है और उसकी कुछ विशेषताएं यहाँ पर परिलक्षित होते हैं कि राज्य मनुष्य के मध्य एक समझौते का परिणाम बताता है। तीनों का यह तर्क है कि राज्य का निर्माण अचानक एक समझौते द्वारा हुआ है। तीनों यह कहते हैं कि राज्य का आधार सहमति है और अंत ये कहते हैं कि समझौते का पालन न होने पर राज्य की व्यवस्था परिवर्तनीय है। ये हॉब्स भी कहता है एक जगह जाकर। हॉब्स निरंकुश सत्ता के समर्थक होने के बाद भी बोलता है कि समझौता कि जिन कारणों से राज्य जैसी संस्था का निर्माण किया गया है, अगर राजा उस तरह से करने का में असमर्थ है तो ऐसी स्थिति में जो है हॉब्स के भी कहता है कि राज्य सत्ता को परिवर्तन करने का अधिकार जनता को अंत में है। तो इस तरह की जो है हम यहाँ पे बातें देखें, लेकिन राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक समझौते सिद्धांत की जो है यहाँ पे आलोचना भी की जाती है और वह आलोचना यह की जाती है कि पहला ये आलोचना यह है कि यह प्राकृतिक अवस्था की जो इसकी धारणा है वह गलत बताया जाता है। समझौता का जो है अनैतिहासिक है, इतिहास में कोई इसका प्रमाण नहीं मिलता है। प्राकृतिक अवस्था में समझौता संभव ही नहीं है। कैसे व्यक्ति जो खानाबदोश जीवन कर जी रहा है, जंगलों में घूम रहा है, वह उनके अंदर एकाएक राजनीतिक चेतना कैसे जागृत हो गई कि वह जो है एक जगह इकट्ठा होकर समझौता करके किसी राज्य जैसी संस्था का निर्माण किया होगा। तो ये काफ़ी काल्पनिक लगता है। उसी तरह से और आलोचना की जाती है कि प्राकृतिक अवस्था में अधिकारों का अस्तित्व संभव ही नहीं है। इसके साथ साथ राज्य विकास का परिणाम है, न कि इसका निर्माण किया गया है। इसका विकास हुआ होगा धीरे धीरे। और इसके साथ साथ यह भी बोलता है कि राज्य की सदस्यता ऐच्छिक नहीं है, यह एक अनिवार्य संस्था है और इसके सदस्य अनिवार्य रूप से होना चाहिए। तो इस तरह से सामाजिक समझौते सिद्धांत की एक लंबी आलोचना की जाती है।
फिर भी इसके जो है निष्कर्ष में कहेंगे कि इसके महत्व हैं। इसका महत्व यह है कि इन त्रुटियों के बाद कि सरकार को जो है स्थायित्व प्रदान करने के लिए एक प्रबल आधार बनाता है। वहीं सामाजिक समझौते का सिद्धांत इस विचार को प्रतिष्ठित करता है कि राज्य का आधार बल नहीं है बल्कि जन सहमति है। ये सबसे बड़ी आज के प्रजातंत्र के लिए की जो है बातें उसमें देखने को मिलता है। इसके पहले शक्ति के आधार पे राजा अपने को शक्तिशाली योद्धा बताता था, वहीं बल प्रयोग पर बल देता था, वहीं कोई दैवी सिद्धांत वाले जो है अपने को देवता के दूत कहते थे। तो इन सब विचारों का खंडन करते हुए इसने सबसे बड़ा चीज़ यह बताया कि राज्य का आधार बल नहीं बल्कि जन सहमति है। इसके साथ साथ अंत में हम यही कहेंगे कि यह समझौतावादी सिद्धांत का जो है आज भी इसका महत्व है। इस दृष्टि से सामाजिक समझौते का सिद्धांत लोकतंत्र की शिलाओं में एक है, यानी लोकतंत्र की जो आधारशिला है उसमें से सामाजिक समझौते सिद्धांत का बहुत बड़ा योगदान रहा है।